नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इस व्याख्यानों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष में चलने वाले प्रश्न पत्र प्रमुख राजनीतिक विचारक, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक में चलने वाले प्रमुख विचारक लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि इन व्याख्यानों की श्रृंखला में हम सबसे पहले हमने समझौतावादी विचारक हॉब्स लॉक रूसो को लिया था। हमने पिछले व्याख्यानों में हॉब्स का समस्त राजनीतिक चिंतन के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि तीनों विचारकों ने सर्वप्रथम अपने राजनीतिक विचार के लिए मानव की प्राकृतिक अवस्था की, मानव के स्वभाव के बारे में चित्रण किया है, काल्पनिक। फिर उसके बाद उन्होंने प्राकृतिक अवस्था हम इमेजिन की है और उस प्राकृतिक अवस्था से की कमियां बता के उसकी कमियों को दूर करने या उसका छुटकारा पाने के लिए एक समझौता करवाया है। और समझौते के माध्यम से तीनों ने अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की हैं और उनको सिद्ध करने के लिए तर्क दिए हैं। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने जॉन लॉक के प्रारंभिक जीवन और उसके मानव स्वभाव के बारे में चर्चा की थी। लॉक की मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा हॉब्स से विपरीत है। लॉक मानव स्वभाव को और उसी पर इसकी प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा टिकी है, क्योंकि हॉब्स मनुष्य को स्वार्थी, क्रूर, अन्यायी और अव्यवस्थित बताता है, जबकि लॉक मनुष्य को विवेकशील, नैतिक प्राणी बताता है और उसी के आधार पर इसकी प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा टिकी है। कि हॉब्स की तरह लॉक भी अपने राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ प्राकृतिक अवस्था से करता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की अवधारणा हॉब्स की प्राकृतिक दशा की धारणा से बिल्कुल विपरीत है। लॉक का विश्वास है कि मनुष्य एक बुद्धिपरक प्राणी है और वह नैतिक अवस्था को मानकर उसके अनुसार रह सकता है। लॉक अपने विचारों में हॉब्स से अलग मौलिक आधार रखता है। लॉक के अनुसार जब मनुष्य पृथ्वी पर अपनी बुद्धि के अनुसार बिना किसी बड़े और अपना निर्णय स्वयं करने के अधिकार के साथ रहते हैं, वही अवस्था वास्तव में प्रारंभिक अवस्था है। लॉक मानता है कि जब मनुष्य पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था में अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय करने और किसी बड़े का सहारा नहीं लेता है और अपना निर्णय स्वयं करता है, वास्तव में वही अवस्था प्रारंभिक अवस्था। यह कोई असंभव तथा जंगली लोगों का यह कोई लॉक बताता है कि यह कोई असभ्य या जंगली लोगों का वर्णन नहीं है, बल्कि नैतिकता और विवेकपूर्ण ढंग से रहने वाले जाति का वर्णन है, उनका पथ प्रदर्शन करने वाला प्राकृतिक कानून है। लॉक मानता है कि जो प्रारंभिक अवस्था थी जिसमें किसी बड़े की आवश्यकता नहीं होके और स्वयं व्यक्ति निर्णय करता था, वो किसी असभ्य या जंगली लोगों का वर्णन नहीं था, बल्कि वो नैतिकपूर्ण और विवेकपूर्ण व्यक्ति थे। किससे चलते थे? वो अपने सामाजिक या राजनीतिक सिस्टम को प्राकृतिक कानूनों के हिसाब से चलाते थे। वो अपना जीवन प्राकृतिक कानूनों के हिसाब से जीते थे। लॉक कहता है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण स्वाधीनता के साथ अपने कार्यों का नियंत्रण कर सकता है तथा अपनी इच्छा अनुसार अपनी वस्तुओं का प्राकृतिक कानून के अंतर्गत बिना किसी के अन्य हस्तक्षेप के या दूसरे पर निर्भर रहते हुए विक्रय कर सकता है या दूसरे को दे सकता है। यही समानता की अवस्था है। यह सभी के साथ युद्ध की अवस्था नहीं है। लॉक बताता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वहाँ ऐसी स्वाधीनता या स्वतंत्रता की अवस्था है जहां प्रत्येक अपने कार्यों का नियंत्रण स्वयं व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करता है और प्राकृतिक कानून के अंतर्गत रहते हुए बिना किसी अन्य हस्तक्षेप के दूसरे पर रहते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु को क्रय कर सकता है, किसी भी वस्तु को दूसरे को विक्रय कर सकता है। यह पेवर समानता की स्थिति है, न कि युद्ध की स्थिति है, जैसा कि हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को युद्ध की स्थिति के रूप में चित्रित करता है। लॉक के अनुसार मानव
प्रकृति सहनशील, सहयोगी, शांतिपूर्ण होने से प्राकृतिक दशा शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता तथा प्रतिरक्षण की अवस्था थी। जहाँ हॉब्स के लिए मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, मलिन तथा अल्प था, वहाँ लॉक के लिए प्रत्येक का जीवन संतुष्ट और सुखी था। प्राकृतिक अवस्था के मूलभूत गुण शक्ति और धोखा नहीं थे, बल्कि पूर्ण रूप से न्याय और भ्रातृत्व की भावना का साम्राज्य था। यह सामाजिक तथा नैतिक दशा थी। यहाँ मनुष्य स्वतंत्र, समान, निष्कपट था। यह सद्भावना, सहायता, आत्मसुरक्षा की दशा थी। यहाँ मनुष्य सुखी, निष्पाप जीवन व्यतीत करते थे। लॉक के लिए प्रारंभिक अवस्था सौहार्द की, सह अस्तित्व की अर्थात युद्ध की स्थिति न होकर शांति की अवस्था है। लॉक की प्रारंभिक अवस्था पूर्व सामाजिक न होकर पूर्व राजनीतिक अवस्था है। इसमें मनुष्य निरंतर युद्ध नहीं करता, बल्कि इसमें शांति और बुद्धि ज्ञान का साम्राज्य है। प्रकृति का कानून राज्य के कानून के विपरीत नहीं है। प्रकृति के कानून का आधारभूत सिद्धांत मनुष्यों की समानता है। लॉक ने शासन पर 2 निबंध नामक ग्रंथ में लिखा है कि जैसा कि सिद्ध हो चुका है, मनुष्य पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार के साथ जन्म लेता है तथा प्रकृति के कानून के उपयोग और प्रयोग पर उसका बिना प्रतिबंध के विश्व में अन्य किसी मनुष्य अथवा मनुष्यों के समान अधिकार हैं। अन्य मनुष्यों के समान ही उसे संपत्ति को सुरक्षित रखने अर्थात जीवन, स्वाधीनता और संपत्ति की अन्य लोगों के आक्रमण से सुरक्षा का ही अधिकार प्रकृति में नहीं मिला, बल्कि उसका उल्लंघन करने वाले को दंड का अधिकार भी मिला है। प्रारंभिक अवस्था में केवल वैचारिक, शारीरिक शक्ति तथा संपत्ति की ही समानता नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी थी। संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार मनुष्य का जन्मजात व अपरिवर्तनीय अधिकार है। लॉक मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में भी संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को थे, क्योंकि लॉक इन तीनों अधिकारों को मनुष्य के जन्मजात अधिकार मानता है और अपरिवर्तनीय अधिकार मानता है। इन अधिकारों के साथ साथ ही इस अवस्था में कर्तव्य एवं नैतिक भावनाओं की प्रचुरता भी मनुष्यों में थी। हॉब्स केवल अधिकार की बात करता है, लॉक ने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों में भी मनुष्य को बांध दिया था। इस प्रकार लॉक ने हॉब्स के नरक की बजाय अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वर्ग का चित्रण किया है। एक की प्राकृतिक अवस्था कलयुग की प्रतीत तो दूसरे की सतयुग की। यदि वह अंधकार का वर्णन करता है तो दूसरा प्रकाश का, एवं यदि एक निराशावाद का चित्र उपस्थित करता है तो दूसरा आशावाद का। हरमन कहता है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता की अवस्था थी, जिसमें मनुष्य प्राकृतिक विधियों को मानते हुए कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। प्राकृतिक अवस्था की परिभाषा करते हुए लॉक खुद लिखता है कि जब व्यक्ति विवेक के आधार पर इकट्ठे रहते हों, पृथ्वी पर कोई सामान्य उच्च सत्ताधारी व्यक्ति न हो, उनमें से एक दूसरे को परखने की शक्ति हो, तो वह उचित रूप से प्राकृतिक अवस्था है। वही बात निकल के आती है कि जब विवेकशील व्यक्ति इकट्ठे रहते हों और पृथ्वी पर कोई उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति नहीं हो और व्यक्ति में एक दूसरे को परखने की शक्ति हो, तो वो ही वास्तव में प्राकृतिक अवस्था कह सकते हो। वह प्राकृतिक अवस्था इस विवेक जनित प्राकृतिक अवस्था नियम पर आधारित है कि तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। इस प्राकृतिक अवस्था को स्वर्ण युग की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शांति और विवेक का बाहुल्य है, जबकि हॉब्स ने इसके विपरीत इसे कलयुग की अवस्था कहा है, युद्ध की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें स्वार्थ और वैमनस्य की बाहुल्य था। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के बाद लॉक की प्राकृतिक अवस्था की कुछ सामान्य विशेषताएं निकल कर आती हैं। जैसे प्राकृतिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था है। लॉक मानता है कि प्राकृतिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था है जिसमें मनुष्य नैतिक अवस्था को मानने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला प्राणी था। राज्य एवं शासन का अभाव होने के बावजूद अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति नहीं थी। लॉक के प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांत, सहयोगी, सद्भावनापूर्ण और सामाजिक था। मतलब लॉक की प्राकृतिक अवस्था एक सामाजिक अवस्था थी, इसमें राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ अराजकता और अव्यवस्था नहीं थी, क्योंकि मनुष्य शांत था, सहयोगी था, सद्भावनापूर्ण था और सामाजिक था। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करता था। मनुष्य के मूल अधिकारों का स्रोत प्राकृतिक कानून था।
मनुष्य केवल अधिकार नहीं अपने कर्तव्यों का भी पालन करता था। लॉक जैसा कहता है लॉक कहता है कि मनुष्य के मूल अधिकारों का स्रोत प्राकृतिक अवस्था में क्या था? प्राकृतिक कानून। लॉक के अनुसार मानव के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का आधारभूत कारण प्राकृतिक कानून ही था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक अधिकारों वाली अवस्था थी। इसमें न्याय, मैत्री, सद्भावना, शांति की भावना का मूल आधार प्राकृतिक कानून ही था। लॉक का मत है कि ईश्वर ने इन प्राकृतिक कानूनों को मानव आत्मा में स्थापित किया है, जिसके कारण मनुष्य कानून के अनुसार आचरण करता है। लॉक का मानना है कि मनुष्य को दूसरों के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए अन्य मानवों को दंड देने का अधिकार था, जो प्राकृतिक कानूनों की अवज्ञा करते थे। प्रत्येक को कानून भंग करने वाले को उतना दंड देने का अधिकार है जितना कानून भंग को रोकने के लिए प्राप्त है। प्राकृतिक अवस्था को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मनुष्य को प्राकृतिक कानून का पालन करने के साथ साथ उसके उल्लंघन करने वाले को दंडित करना अनिवार्य था। यह महत्वपूर्ण बात है। लॉक कहता है कि सामाजिक अवस्था में भी प्राकृतिक कानूनों का पालन करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। अगर ऐसा नहीं करता है कोई मनुष्य तो उसको दंड देने का अधिकार भी प्राकृतिक कानून में था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान थे, क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान माने जाते थे। समान होने के कारण सभी प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग और परस्पर कर्तव्यों का पालन मैत्री, सद्भावना, परस्पर सहयोग की भावना के आधार पर करते थे। अतः मानव में निष्कपट व्यवहार पाया जाता है। प्राकृतिक अवस्था पूर्ण सामाजिक न होकर पूर्व राजनीतिक है। लॉक का मानना है कि हॉब्स की तरह पूर्व सामाजिक नहीं है। यह सभी मनुष्यों को सामाजिक प्राणी मानकर व्यक्ति के सभी अधिकार उसके सामाजिक जीवन में ही संभव है। लॉक मानता है कि यह प्राकृतिक अवस्था जो थी वो पूर्ण सामाजिक नहीं थी, बल्कि पूर्व राजनीतिक थी। और जिसको पूर्व सामाजिक मानता है, लेकिन लॉक प्राकृतिक अवस्था को सामाजिक मानता है, लेकिन पूर्ण सामाजिक नहीं थी, पूर्ण तरह सामाजिकता नहीं पनपी थी, फिर भी वो सामाजिक अवस्था थी जिसमें राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। उसको पूर्व राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हो। लॉक प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून को एक दूसरे के पूरक मानता है। उनका मानना है कि प्राकृतिक कानून नागरिक कानून के पूर्वगामी थे। वहीं प्राकृतिक कानून व्यक्तियों के आचरण को नियमित करते थे, अनुशासित करते थे। लॉक नैतिकता को कानून की जननी मानता है। उसका कहना है कि कानून उन्हीं नियमों को क्रियान्वित करता है जो पहले से प्राकृतिक रूप से उचित है। हॉब्स के विपरीत लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानता है। लॉक का कहना है कि सभी अधिकार पूर्व राजनीतिक अवस्था में विद्यमान थे। इस प्रकार लॉक का प्राकृतिक अवस्था का वर्णन हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से अलग तरह का है। हॉब्स ने मनुष्य को असामाजिक प्राणी बताकर बड़ी भूल की है। लॉक मनुष्य को परोपकारी, सदाचारी, कर्तव्यनिष्ठ प्राणी मानकर चलता है। लॉक प्राकृतिक कानून को नागरिक कानून का पूरक मानता है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था भी हॉब्स की तरह कुछ कमियों से ग्रसित है। उसकी प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां थीं जो इस प्रकार हैं। लॉक की प्रारंभिक अवस्था में यद्यपि काफ़ी भोलापन, सच्चाई, सौजन्यता विद्यमान है, किंतु इस पर भी पूर्ण दोष युक्त नहीं है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में कुछ कमियां हैं। वो कमियां हैं कि लिखित कानूनों का अभाव है। पहली बात तो ये कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वह स्थापित, निर्धारित, सुनिश्चित कानूनों की कमी थी। कानून का रूप अस्पष्ट था। प्रत्येक व्यक्ति को कानून की व्याख्या अपने ढंग से करने की छूट थी। ऐसा लिखित कानून के अभाव में था। कानून का लिखित रूप न होने की वजह से लोग मनचाही व्याख्या करने में के लिए स्वतंत्र थे। मनुष्य अपने स्वार्थ और पक्षपात की भावना से कानून का प्रयोग करता था। वह अपने हित को सार्वजनिक हित मानने की गलती करता था। व्यक्ति को अपने कार्यों के बारे में सत्यता और असत्यता का ज्ञान नहीं था। लॉक का कहना है कि एक स्थायी और सुनिश्चित कानून की आवश्यकता है जो सही गलत का निर्धारण कर सके। इससे प्राकृतिक अवस्था में कानून लिखित रूप से न होने का दोष स्पष्ट दिखाई देता है। अतः इस अवस्था में प्राकृतिक कानून के अंतर विषय के बारे में अनेक भ्रांतियां और अनिश्चितताएं थी। कानून की मनचाही व्याख्या अराजकता को जन्म देती है। निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीशों का अभाव। प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष न्यायाधीश नहीं होते थे। वे पक्षपातपूर्ण ढंग से न्याय करते थे। प्राकृतिक कानून के अनुसार प्रत्येक अपराधी को उतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना विवेक और अंतरात्मा आदेश दे।
अतः यह प्रमुख कमी थी लॉक की प्राकृतिक अवस्था की, वहाँ लिखित कानूनों की व्यवस्था नहीं थी। लॉक के अनुसार एक प्रसिद्ध तथा निष्पक्ष न्यायाधीश की आवश्यकता है जो तत्कालीन कानून के अनुसार अधिकार के साथ साथ सारे झगड़े निपटा सके। लॉक का यह कथन स्पष्ट करता है कि उस समय प्राकृतिक अवस्था में निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायाधीशों का अभाव था। लॉक की इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश है, कोई तीसरा निष्पक्ष व्यक्ति न्यायाधीश नहीं था। इस अवस्था में प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने तथा उसका निष्पादन करने वाली कोई शक्ति नहीं थी। दूसरा प्रमुख जो कमी है लिखित कानून के अलावा कि कार्यपालिका का अभाव है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था न्याययुक्त निर्णय को लागू करने के लिए कोई कार्यपालिका नहीं थी। लॉक के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर उचित निर्धारण दंड देने और उसे क्रियान्वित करने की भी जरूरत है। इससे स्पष्ट होता है कि लॉक की प्राकृतिक दशा में कोई कार्यकारिणी शक्ति नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति स्वयं ही कानूनों को लागू करते थे और इस अवस्था में शक्तिशाली व्यक्ति ही अपनी स्वार्थ सिद्धि करते थे। जिस मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अन्याय के सक्षम अपनी प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके, वे सदा न्याय से वंचित रह जाता था। पृथ्वी में अंतर होने के कारण हितों में टकराव उत्पन्न होते थे, इनका कार्यपालिका के अभाव में निपटना नहीं होता था। अतः इस अवस्था में कोई कार्यपालिका नहीं थी। ये दो कमियां प्रमुख रूप से थी। एक तो लिखित कानूनों का अभाव था, इसलिए लोग मनचाही व्याख्या करते थे। एक कार्यपालिका का अभाव था कि कोई कानूनों को इम्प्लीमेंट करने वाली संस्था नहीं होने के कारण लोग अपने मनचाहे अनुसार यथाशक्ति लोग कानूनों को लागू कर लेते थे। अब यह स्पष्ट आवश्यक हो जाता है कि लॉक और हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था की तुलना करें तो क्या अंतर निकल के आते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जीवन एकाकी, निर्धन, घृणित, पार्श्विक, अल्प था, परंतु लॉक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, स्वतंत्र, विवेकपूर्ण, कर्तव्यपरायण है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था संघर्ष, युद्ध की अवस्था थी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक थी। लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में केवल एक ही अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार। इसमें कर्तव्यों का कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत लॉक ने अपनी प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का वर्णन किया है और इसी के साथ अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी स्थान दिया है। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था केवल प्राकृतिक अधिकार थे, प्राकृतिक कानून नहीं थे। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ प्राकृतिक कानूनों का भी अस्तित्व था। हॉब्स प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून में अंतर करते हुए उन्हें परस्पर विरोधी मानता है, जबकि लॉक नागरिक कानून और प्राकृतिक कानून को एक दूसरे के पूरक मानता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून नागरिक कानून के पूर्वगामी हैं। प्राकृतिक अवस्था का सुंदर चित्रण और अपनी स्पेशल विशेषताएं होने के बावजूद भी इसमें की आलोचनाएं की जाती है लॉक की प्राकृतिक अवस्था की। उन प्रमुख आलोचनाओं में कुछ प्रमुख आलोचनाएं ये हैं कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था संपूर्ण अधिकार युक्त पूंजीपतियों के वर्ग का दर्शन है, जिसका लॉक स्वयं भी एक सदस्य था। लॉक का व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करता हुआ प्रतीत होता है। लॉक का मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करने में स्वतंत्र है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में कानून के लिखित रूप न होने की स्थिति में पूंजीपति वर्ग अपने आर्थिक प्रभुत्व के बल पर कानूनों को मनमाने ढंग से प्रयोग व व्याख्या करता था। दूसरा है लॉक का प्राकृतिक कानून का स्पष्ट चित्रण नहीं करना। लॉक की प्राकृतिक अवस्था न तो ऐतिहासिक है न ही प्राकृतिक है। जॉन्स के अनुसार लॉक की प्राकृतिक अवस्था न तो ऐतिहासिक है न ही प्राकृतिक है। वास्तव में लॉक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की वही स्थिति है जो संगठित समाज में मनुष्य की होती है। राज्य के अभाव में अधिकार अर्थहीन होते हैं। लॉक राज्यहीन अवस्था में प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है जो अविश्वसनीय है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था मानव स्वभाव के एक पक्ष का चित्रण करती है। मानव की दैत्य प्रकृति की इसमें अपेक्षा की गई है। मानव अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों का मिश्रण है। लॉक प्राकृतिक अवस्था में जिस शांति का वर्णन करता है, अभूतपूर्व प्रगति होने पर आज भी वह नहीं आई है, अतः इसका प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अविश्वसनीय है। लॉक ने प्राकृतिक दशा में उस अवस्था को छोड़ने का कारण नहीं बताया है, अतः लॉक की प्राकृतिक दशा का चित्रण अवैज्ञानिक है। उपयुक्त आधार पर कहा जा सकता है कि लॉक की प्राकृतिक अवस्था शांति, परोपकार, सदाचारी, बुद्धियुक्त गुणों से भरपूर होते हुए भी कुछ दोषों से ग्रस्त है। इस अवस्था में कानून का अलिखित होना समाज में अराजकता की स्थिति को कायम करने के लिए काफ़ी था।
न्याय की परिभाषा करने वाली संस्था का अभाव था। फिर भी लॉक ने अपनी प्राकृतिक दशा के बारे में लिखते हुए मानव स्वभाव के अच्छे गुणों पर प्रकाश डाला और आलोचकों ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अव्यावहारिक माना है, परंतु व्यक्तियों के परस्पर सहयोग और विवेकशीलता की प्रधानता से उसके विचार जीवित हो उठते हैं। नैतिक दर्शन में लॉक की यह एक महत्वपूर्ण देन है। धन्यवाद।